तो यहाँ पर हम कुछ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो हम बिजनेस को मैनेज करते हैं अपने, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया है कि नहीं किया है। या फिर ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो हिट एंड ट्रायल यानी तुक्केबाजी में चल रहा होता है। या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के बेसिस पे होता है। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। अगर आपको बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा, क्योंकि अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करेंगे, अपने माइक्रो मैक्रो और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रेट को पहचानेंगे, तो फिर आप जो है सही तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। वहीं पे हिट एंड ट्रायल है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो कोई गारंटी नहीं देता है रिजल्ट का, यानी कि तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा होता है, डायनेमिक, स्टैटिक या फिर दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ना, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इट्स कीप चेंजिंग। टेक्नोलॉजी आप देखिए तो 2G 3G 4G 5G आज के टाइम पे चल रहा है। टेलीविज़न में देखिए तो पहले पुराने टाइम पे कैसे टीवी आते थे, आजकल जो है अल्ट्रा HD आ रहा है। क्लियर। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, टेस्ट, ये चीज़ें चेंज होते रहते हैं। कंपटीशन नए नए मार्केट में आ रहे हैं, नए नए जो है प्लेयर्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, रूल रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, नेचर में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टैटिक मतलब कि एक जैसा रहता है, स्टैटिक नहीं है। बिजनेस समझ गया है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन ए डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो बिजनेस डिसीजंस होती हैं वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट के द्वारा या फिर माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के द्वारा या फिर बोथ ए एंड बी या फिर ओनली क्लाइमेट ऑफ अर्थ। जो बिजनेस डिसीजन होता है वो जो है इंटरनल और माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों पे ही डिपेंड करता है। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट कहने का मतलब हो गया कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन, आपके एम्प्लॉयज़, HR, फाइनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, पॉलिसीज़, प्लान, इन पे तो डिपेंड करेगा ही ना भाई। आपको डिसीजन लेना कि कोई प्रोजेक्ट लें या ना लें, अब वो प्रोजेक्ट लें या ना लें वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपके पास उसके लिए एम्प्लॉय है कि नहीं है, आपके पास उसके लिए फाइनेंस है कि नहीं, आपके पास उसके पास आपके लिए उसके लिए आपके पास प्लांट और मशीनरी है या नहीं है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट इसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सोसाइटी, ये सारे लोग आ जाते हैं। मैक्रो में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड इज नॉन एज। तो लैंड क्या होता है, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ड्राई पोर्ट या फिर एक्सपेंडिचर ओवर प्रोडक्शन। तो देखिए आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म सुना होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेनली 4 जो है आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चार को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो लैंड क्या हो गया, ऑप्शन बी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपको जो है लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SWOT इज। तो SWOT यानी कि जो एक बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है या फिर बिजनेस स्ट्रेटजी टेक्निक है। तो SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट होता है। क्लियर। तो ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको भी एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए रॉ मटेरियल को भी एज सच हम कह सकते हैं कि इसका भी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इकोनॉमिक जो थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 4 ही होते हैं, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन
इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड, तो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट किस चीज़ को इंक्लूड करता है? मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, कस्टमर्स, फाइनेंसियज, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मार्केटिंग कैपेबिलिटी क्या हो गया, यानी कि ये तो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया कि कंपनी की बिजनेस की क्या मार्केटिंग कैपेबिलिटी हो, कैसे मार्केटिंग कर सकता है। कस्टमर्स कंपनी के बाहर के होते हैं। फाइनेंसियज जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी क्या है, वो बाहर के हो गए। तो यहाँ पे कस्टमर और फाइनेंसियज क्या हो गए, ये माइक्रो इन्वायरमेंट हो गए। लेकिन जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ होती है ये इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। तो पूछा गया है कि इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ऑप्शन ए मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फैक्टर इन बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट, तो ग्लोबल फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, बोथ या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए ग्लोबल फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो जो फैक्टर होता है, तो ग्लोबल मार्केट में जाएंगे तो आपको माइक्रो भी मिलेगा और मैक्रो भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी कि माइक्रो कहने का मतलब कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। मैक्रो कहने का मतलब कि डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल वो भी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। तो दोनों इन्वायरमेंट हो गए ग्लोबल फैक्टर में, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड, तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंसरीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कस्टमर माइक्रो हो गया, सप्लायर माइक्रो हो गया, फाइनेंसरीज भी माइक्रो हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो में PESTDN याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में PESTN, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट आते हैं। वहीं पे कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंसरीज ये सब क्या है, ये माइक्रो में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस डिसीजंस रिमेन्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंट्रैक्शन मैट्रिक्स ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। देखिए इंट्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होता है पहले समझिए। इंट्रैक्शन मैट्रिक्स एक तरीके का मैट्रिक्स होता है जो कि स्टडी करने में हेल्प करता है किसको, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कैसे वो इंटरलॉक होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसको स्टडी करने में इंट्रैक्शन मैट्रिक्स जो है वो हेल्प करता है। तो बिजनेस डिसीजंस वो इंट्रैक्शन मैट्रिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर में कहाँ पे होता है? एट द कॉर्नर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एट द सेंटर, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो भाई बिजनेस डिसीजन में हम इंट्रैक्शन मैट्रिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर कर रहे हैं तो बिजनेस डिसीजन को हम हमेशा सेंटर भी रखेंगे ना, ऑप्शन बी एट द सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए तीन टाइप की मेजर इकोनॉमी होती हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी है यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी होता है और सोशलिस्ट भी है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो ऑप्शन बी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडियन इकोनॉमी कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज कैरिड आउट टू फैसिलिटेट, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग किस लिए करते हैं? सप्लायर को हेल्प करने के लिए, स्टेक होल्डर्स को हेल्प करने के लिए, पब्लिक को हेल्प करने के लिए, फिर प्लानिंग के लिए। तो देखिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग जहाँ पे आप अपने बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करते हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हो, बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हो। तो बेसिक पर्पस क्या हो गया? टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द फ्यूचर ओरिएंटेशन या फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्यूचर में क्या हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करें, कैसे आप अपनी वीकनेस को रिड्यूस करें, कहाँ अपॉर्चुनिटी है कैसे उसको ग्रैब करें, या फिर जो भी थ्रेट है उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो ये क्या है? ये प्लानिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी प्लानिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज कैरिड आउट टू फैसिलिटेट प्लानिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टोटल right to exploit factor of production in an economy remains with public sector undertaking is a feature of। तो देखिए कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म और कंज्यूमरिज्म यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में होता है। पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उनके पास होता है जो है रिसोर्सेज को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमी में यूज़ करने का। क्लियर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, या फिर पैराबोला है? देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सेवरल फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। और
ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का एग्रीगेशन होता है, वो इंटरलेटेड होते हैं और डायनेमिक फोर्सेस होते हैं। तो अब इनको जो स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उनको समझना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मेडअप ऑफ सेवरल थिंग्स, मेडअप ऑफ सेवरल थिंग्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, कस्टमर, पीपल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको आसान नहीं होता समझना। तो इसलिए क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको पता है ऑप्शन ए, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्वॉट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर आउटकम ऑफ। तो स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है वो किस चीज़ का आउटकम होता है, रिमोट इन्वायरमेंट का, इंटरनल इन्वायरमेंट का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड बी। देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस सिर्फ आपके इंटरनल इन्वायरमेंट डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिमोट इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, उस पर भी कुछ हद तक जो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड करती है। भाई आपके कंट्री की अगर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है तो आपकी कंपनी क्या होगी, आपका बिजनेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर। और वहीं पे साथ ही साथ आपकी जो खुद की प्लांट मशीनरी ह्यूमन सोर्स अच्छी है तो आपका भी जो है वहाँ पे स्ट्रेंथ होगा। तो दोनों ही फैक्टर पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडियन इकोनॉमीज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो नेशनल इनकम है यानी कि जीडीपी, वो मेजर पोर्शन उसका कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, या फिर सर्विस या टर्सरी सेक्टर से। तो जो मेजर पोर्शन है जीडीपी का वो आता है, नेशनल इनकम का वो आता है सर्विस यानी टर्सरी सेक्टर से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 50% से ज़्यादा का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में सर्विस या फिर टर्सरी सेक्टर का। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग फॉलोइंग आर कंट्रोलेबल। तो नीचे दिए ऑप्शन में ऐसा बताना है कि कौन सा है जो कि कंट्रोलेबल है। अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो देखिए अपॉर्चुनिटी ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है तो है, नहीं तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आप दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ओनली बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRAI, ट्राई, फेमा एंड सेबी एक्ट आर रिप्रेजेंटिंग रोल ऑफ। तो ट्राई, फेमा और सेबी एक्ट जो है वो क्या करते हैं, कौन सा रोल निभाते हैं, रेगुलेटर का, कॉम्पिटिटर का, प्लानर का, फिर प्रमोटर का। तो देखिए ट्राई ये जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये सब क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं मार्केट को। तो ये क्या हो गए, ऑप्शन ए, रेगुलेटर होते हैं। क्लियर, ये क्या हो गए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट विच एक्ट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो आपको बताना है कि नीचे तीन एक्ट दिए गए हैं, द MRTP एक्ट 1969, बी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड सी द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्ट है जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो इसमें दो एक्ट ऐसे हैं जो कि अब नहीं हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करते, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन एक एक्ट ऐसा है जो कि अभी भी एग्जिस्ट होता है। तो द MRTP एक्ट 1969 ये एक्ट जो है क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। क्लियर, किससे रिप्लेस कर दिया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। वहीं पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है इसको रिप्लेस किया गया है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह पे कॉम्पिटिशन एक्ट चल रहा है और फेमा चल रहा है। और लेकिन द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सी में है, तो ये क्या है, ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक्ट अभी भी चल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन था। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो अभी भी चल रहा है। क्लियर, क्योंकि उसने MRTP एक्ट को रिप्लेस किया है। तो MRTP एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दोनों ही खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक एंड नाबार्ड आर स्केलिंग अप द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज। तो आपको बताना है कि जो एग्जिम बैंक और नाबार्ड हैं वो कौन सा जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, प्रमोटर। तो देखिए एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और नाबार्ड ये दोनों ही जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन सी कैपिटल। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिप्लेस्ड। तो फेमा यानी कि फॉरेन
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने किसको रिप्लेस किया? तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को जो है रिप्लेस किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको जो है रिप्लेस किया गया है। सेबी एक्ट और जो है यहाँ पे कंपटीशन एक्ट, ये दोनों ही अभी भी एग्जिस्टेंस में है। एमआरटीपी एक्ट को कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फेमा ने रिप्लेस किया। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी वॉज फाउंडेड इन, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब कौन सी ईयर में फाउंड किया गया? 1992, 1993, 1994, 1995। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1992। 12 अप्रैल 1992 को जो है सेबी जो है फाउंड किया गया। पहली बार जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1988 में हुआ था एज अ नॉन स्ट्रेची बॉडी। जो सेबी है नॉन स्ट्रेची बॉडी के रूप में 1988 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर ये 30 जनवरी 1992 में जो है ऑटोनोमस बॉडी बना और सेबी एक्ट 1992 में आया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1992। फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज, तो कई बार हमने बोल दिया सेबी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा बताना है सही है? नीति आयोग डिजाइन 5 ईयर प्लान, बी है प्लानिंग कमीशन वॉज डिजाइनिंग 5 ईयर प्लान इन एसोसिएशन विथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी आरबीआई डिजाइन 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी WHO डिजाइन 5 ईयर प्लान। यानी कि 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो देखिए जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान है इंडिया में, वो बनाता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1950 15 मार्च 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका काम जो है वो प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान को डेवलप करना होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 में नेहरू जी ने जो है लॉन्च किया था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था नेहरू जी ने। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान डेवलप करती है। पहला 1950 में प्लानिंग कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ फेरा इज, तो फेरा का फुल फॉर्म क्या है? अभी हम बार बार देख रहे हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 था, जो कि अब रिप्लेस हो गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। प्लानिंग कमीशन वॉज फाउंडेड इन, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग कमीशन कब फाउंड हुआ? 1950 में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, तो हमारे इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन बनी है वो किस कंट्री को देखकर जो है हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था? यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। तो हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन को बनाया गया वो यूएसएसआर से जो है इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। तो जोसेफ स्टालिन ने 5 ईयर प्लान जो है यूएसएसआर में इम्प्लीमेंट किया था 1920s में। उसी से इंस्पायर होके हमारे यहाँ पे जो है 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।